सो हेलो बच्चों, दिस इज़ निर्वाण पवार और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही अलग हमारे प्रीवियस सारे वीडियोस से। आज मैं कोई भी टॉपिक लेके आपको पढ़ाने नहीं वाला हूँ। इंस्टेड आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक ऐसी मास्टर गाइड जो आपको हेल्प करेगी 99+ परसेंटाइल लाने के लिए इन JEE 2024। तो इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना। जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करूँगा सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो में एंड तक बने रहना, सारे पॉइंट्स को देखना। चाहो तो एक कॉपी और पेन भी लेके बैठो और जो पॉइंट्स मैं बताते जाऊँ उनको नोट डाउन करो ताकि आप उन सारे पॉइंट्स पे फोकस कर सको और उन सारे पॉइंट्स पे ध्यान दे सको टिल योर JEE मेंस हैपेंस। सही है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, नो योर टारगेट। अब आप बोलोगे सर ये क्या शुरू कर दिया आपने स्टार्टिंग में थंबनेल पे बोला कि 99+ परसेंटाइल कैसे चाहिए वो आप बताने वाले हो, इसलिए हमने वीडियो पे क्लिक किया। फिर आपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला कि आप एक मास्टर गाइड देने वाले हो जिससे हम 99+ परसेंटाइल को अचीव करने वाले हैं। तो हमारा तो गोल और टारगेट एकदम डिफाइंड है ना, हमको 99+ परसेंटाइल चाहिए। अब आप बोल रहे हो नो योर टारगेट। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो थोड़ी सी ट्रिकी है। आपको अपना टारगेट जो है वो उतना पार्शियली पता है। टारगेट आपका जो है वो है 99+ परसेंटाइल इन JEE मेन, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपका टारगेट होना चाहिए 99+ परसेंटाइल इन JEE 2024 इन जनवरी अटेम्प्ट। अब ये जनवरी अटेम्प्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊँगा, ध्यान से सुनना। क्या होता है, हम लोगों की साइकोलॉजी ना इस तरीके से चलती है कि सर देखो ऐसा है कि जनवरी में एक अटैम्प्ट होने वाला है, अप्रैल में एक अटैम्प्ट होने वाला है। तो हम ना क्या करते हैं, जनवरी तक तो हम अंडर प्रिपेयर्ड रहेंगे क्योंकि हमारा बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन चलते रहेगा, क्या पता हमारे सिलेबस भी ख़त्म हो गया या नहीं, है ना। तो हम तो जनवरी में अंडर प्रिपेयर्ड ही रहेंगे। तो जनवरी में अटैम्प्ट जो होगा ना उसको हम एज अ मॉक देंगे और उसमें देखेंगे कि वेयर वी स्टैंड। वहाँ से हमको हमारा परसेंटाइल पता चलेगा और उसके बेसिस पे फिर हम 3 महीने और मेहनत करेंगे और अप्रैल वाले अटैम्प्ट में हमारा फाइनल शॉट देंगे और वहाँ पे हम हमारा 99+ परसेंटाइल ले आएंगे। लेकिन ना ये साइकोलॉजी मुझे गलत लगती है थोड़ी सी, और ये क्यों लगती है वो भी बताता हूँ। इसके रीज़न को ध्यान से समझना। एक बात मुझे बताओ कि अगर जनवरी में आपको फील होता है कि आप अंडर प्रिपेयर्ड रहोगे तो क्या आप अकेले स्टूडेंट हो जो अंडर प्रिपेयर्ड रहोगे? ऑफ कोर्स नॉट। आपके जितने कॉम्पिटिटर्स हैं आप मान के चलो डेफिनेटली 99% ऐसी जनता रहेगी जो अंडर प्रिपेयर्ड रहेगी या जो फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं रहेगी एग्ज़ाम के लिए। सही है, तो इज़न्ट इट ईजी कि आप अंडर प्रिपेयर्ड कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपटीशन में उतरो और वहाँ पे बेस्ट करके आ जाओ, है ना। क्योंकि जनवरी में अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड हो तो बाकी भी अंडर प्रिपेयर्ड है। अगर आपको लग रहा है कि आप अप्रैल तक फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे तो अप्रैल तक बाकी लोगों की भी तो पढ़ाई हो जाएगी, बाकी लोगों का भी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि आपके लिए ना बहुत आसान है कि अभी से आप जनवरी तक का जो समय है इन 5 महीनों में बहुत मेहनत कर लो और जनवरी वाले अटैम्प्ट को ही फुल प्रिपेयर्ड होके, या इवन फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं भी होता है तो आप जितना प्रिपेयर कर रहे हो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रिपेयर करके अपना बेस्ट अटैम्प्ट जनवरी को बनाओ। जैसे ही जनवरी अटैम्प्ट में आप अपना बेस्ट दोगे आपको कंपटीशन कम से कम रहेगा और वहाँ पे आपको 99+ परसेंटाइल अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। वहीं पर अगर आप अप्रैल अटैम्प्ट को टारगेट करते हो तो अप्रैल अटैम्प्ट में 99+ को टारगेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड मैं ये चीज़ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सब फैक्ट्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ। आप जाके प्रीवियस ईयर्स के JEE के कट ऑफ मार्क्स देख लो या परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स देख लो। आप जनवरी अटैम्प्ट का देख लो और अप्रैल अटैम्प्ट का देख लो। मतलब बेसिकली जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है और जो बाद वाला अटैम्प्ट होता है उनके बीच का डिफरेंस देखो। आपको दिख जाएगा क्लियरली कि फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स जो सेकंड अटैम्प्ट है उसमें सेम परसेंटाइल के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अप्रैल में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर आते हैं। फुल्ली प्रिपेयर होकर आने से क्या होता है कि वो लोगों का कॉम्पिटिशन और बढ़ जाता है। तो जब आप उन लोगों से कम्पीट कर रहे हो आपके आगे और बहुत सारे लोग रहेंगे तो आपका परसेंटाइल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। वहीं पर जनवरी में तो मैंने ये भी देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपीयर भी नहीं होते, तो आपके पास ना कंपटीशन बहुत कम होता है और इसीलिए वहाँ पे 99+ को टारगेट करना बहुत आसान होगा। तो इसीलिए गोल को क्लियर रखो, टारगेट को क्लियर रखो कि मुझे JEE मेंस में 99+ परसेंटाइल लाना है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि मुझे जनवरी अटेम्प्ट में ही लेकर आना है। सही है। सेकेंड पॉइंट, मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर 99+ परसेंटाइल। अब सर ठीक है, ये तो क्लियर हो गया हमको कि हमको जनवरी को फोकस करना है और हमको जनवरी अटैम्प्ट में 99+ परसेंटाइल को टारगेट करना है। लेकिन हमको 99+ परसेंटाइल कैसे मिलेगा, उसके लिए हमको टारगेट क्या स्कोर करना पड़ेगा, इसका तो आइडिया नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑन एन एवरेज अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेट आपको अंदाज़ा दूँ तो अगर आप 200+ स्कोर कर लेते हो आउट ऑफ 300 तो 200+, 210, 220 टू बी ऑन सेफर साइड पे अगर आप चले जाओ तो आप 99.5 परसेंटाइल तक गेन कर सकते हो। और वहीं पर अगर आप सिर्फ 180 भी क्रॉस कर लो तो देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि
कि आप 99 परसेंटाइल को भी बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। अब अगर आप जनवरी अटेम्प्ट की बात करो तो जनवरी अटेम्प्ट में 180 क्रॉस कर लेने से आपको 99 परसेंटाइल आपका कहीं ना कहीं श्योर हो जाएगा। वहीं पर अगर आप 200 क्रॉस कर लोगे तो आपका 99.5 परसेंटाइल भी हो जाएगा। लेकिन हाउएवर अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट में जाके यही स्कोर करो तो हो सकता है आपको और थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना पड़े फॉर गेटिंग द सेम परसेंटाइल, है ना। तो ये अब तक का जो ट्रेंड है इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक एवरेज स्कोर रेंज मैंने आपको बताया कि अगर आप 200 प्लस चले जाओ, 210 को ऑन सेफर साइड टारगेट रख लो, तो देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि आप 99.5 परसेंटाइल पे एंड अप हो सकते हो जनवरी अटेम्प्ट में। वहीं पे अगर आप 180 प्लस चले जाओ तो देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि आप 99 परसेंटाइल पे भी एंड अप हो सकते हो। तो इसीलिए आपका मेन एम क्या होना चाहिए कि आप जनवरी अटेम्प्ट में टारगेट करो 200 का स्कोर, और वैसे आपको 99.5 परसेंटाइल मिल जाएगा। जैसे आपको 99.5 परसेंटाइल मिल जाता है आपके लिए ऑलमोस्ट सारे NITs के कंप्यूटर साइंस ब्रांच खुले हो जाते हैं, वो इंश्योर हो जाते हैं, और वहाँ से आपका टेंशन सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही आपने जनवरी अटेम्प्ट में इतना स्कोर कर लिया, अब आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगभग 3 से 4 महीने का समय बचता है सिर्फ और सिर्फ एडवांस पे फोकस करने का, और एडवांस अच्छे से करने से आपके चांसेस टू गेट इनटू IIT भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट, हाउ टू अप्रोच 200 प्लस। तो सर आपकी पिछली बात से ये सब तो हमको समझ में आ गया कि ठीक है अब हमको 200 का टारगेट करके चलना है। 200 का टारगेट अगर हमने जनवरी में लेके रख लिया और अगर हमने किसी तरीके से 200 प्लस स्कोर कर लिया तो देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि हम बहुत अच्छे NIT का कंप्यूटर साइंस लेने के लिए काबिल बन जाएंगे, है ना। लेकिन अब ये 200 प्लस के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो अब तक के पेपर के ट्रेंड के हिसाब से देखा गया है 300 में से अराउंड लगभग 150 मार्क का जो पेपर होता है आपका उसको इजी कंसिडर किया जाता है। अब आप बोलोगे सर इजी कैसे, हमने तो पुराने पेपर्स देखे इतने आसान तो नहीं लगे। तो डेफिनेटली इजी एंड डिफ़िकल्ट इज़ अ रिलेटिव टर्म, है ना। जो पढ़ के गया है उसको आसान लगेगा, जो नहीं पढ़ के गया है उसको डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन व्हेन हियर आई से कि 150 मार्क्स का पेपर ईजी होता है, बाय दैट व्हाट डू आई मीन इज़ कि अराउंड 150 मार्क्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, है ना। तो मोस्टली क्या होगा कि अगर आप NCERT बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए और साथ ही साथ अगर आपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर रखे हैं तो आपके अराउंड 150 मार्क्स शॉर्ट फिक्स हो जाते हैं, फाइनल हो जाते हैं, प्रोवाइडेड आप वहाँ जाके गलतियाँ ना करें, है ना। तो NCERT में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हो सकता है थियोरी में से आ जाए, हो सकता है बैक एक्सरसाइज जो होती है हर चैप्टर की बात की उसमें से आ जाए, है ना। तो ऐसे आपको बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं, भले ही सेम टू सेम ना हो, कुछ वर्डिंग्स चेंज हो जाए, वैल्यूज़ चेंज हो जाए, लेकिन सेम लाइंस पे बेस्ड हो। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही फॉर्मेट में होते हैं, सेम टॉपिक से आए हुए या ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस, इस तरीके से। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए? पहला टारगेट होना चाहिए कि हम NCERT अच्छे से ख़त्म कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से ख़त्म कर लें। ये दो चीज़ें अगर आपने कर ली तो सबसे पहले तो आपके 150 मार्क के आसपास जो है वो पक्के हो जाएंगे, वो शॉर्ट हो जाएंगे, सही है। और इसी चीज़ में आपको हेल्प करने के लिए बहुत ही जल्दी मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए PYQ सीरीज़। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर आप खुद से सॉल्व कर रहे हो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का समय नहीं बच पा रहा है या आपको कोई साथ चाहिए, सो मेरी एक बहुत जल्दी सीरीज़ शुरू होने वाली है जहाँ पे मैं हर एक टॉपिक के, फिज़िक्स के पूरे 11th पूरे 12th के सारे टॉपिक्स के PYQs एक एक करके आप लोगों के साथ मिल के वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है वो सीरीज़, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख देना। आगे बहुत सारी सीरीज़ इस तरीके की प्लान्ड है जहाँ से मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा टू रीच दैट 99 प्लस परसेंटाइल वाला माइलस्टोन। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत सारी आगे सीरीज़ आ रही है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और हमारा टारगेट याद रखना 200 प्लस, सही है। फोर्थ पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से समझना। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हम जनवरी अटेम्प्ट में ही 99 प्लस परसेंटाइल को टारगेट करेंगे, सही है। तो अभी से हमारे पास जनवरी अटेम्प्ट तक कितना समय बचा है इसको ध्यान से देखो। जुलाई एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो हमारे पास क्या बचता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो सिर्फ 5 महीने हमारे पास बच रहे हैं और इस 5 महीने में हमको ऑलमोस्ट 70 चैप्टर्स जो हैं 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला के अराउंड 70 से 75 टॉपिक्स बनते हैं, उतने चैप्टर्स हमको ख़त्म करने हैं। अब इसको समझ के देखो कि अगर आपको 5 महीने में 70 टॉपिक करने हैं मतलब आपको हर महीने ऑलमोस्ट 14 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं। और 14 चैप्टर्स मतलब अगर आप 4 हफ्ते हर महीने में कंसिडर करो तो हर हफ्ते आपको 3 से 4 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं। अब 3 से 4 चैप्टर ख़त्म करना बहुत आसान नहीं है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है ना। लेकिन इस चीज़ को समझ लो कि हमको हर हफ्ते 3 से
4 चैप्टर्स ख़त्म करना है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे 100% ऑफ द टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करें और हम अपने समय को वेस्ट ना होने दें, है ना। तो आपको सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना है सबसे पहले, है ना। सबसे पहले सोशल मीडिया छोड़ दो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, अगर आप स्नैपचैट यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, फिलहाल के लिए छोड़ दो। कुछ नहीं होगा, 1 साल के लिए छोड़ दो। 1 साल भी नहीं, अब तो मई तक का टाइम देख लो जब आपका जेईई एडवांस होने वाला है। सिर्फ तब तक के टाइम के लिए आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें रहने वाली है, ये कहीं नहीं जा रही। एक बार ख़त्म कर लो, जेईई एडवांस दे दो, IIT में बैठ जाओ या NIT में बैठ जाओ और उसके बाद धड़ल्ले से चलाओ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन ये टाइम जो है बहुत क्रूशियल है। अब क्या होता है ना, एक और चीज़ ये होती है कि हमारे साथ ये होता है कि हम चाहते बहुत है कुछ है करना, लेकिन रोज़ सुबह उठ के हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि अच्छा अब आज क्या करें। ये जो हम हमारे डेली चीज़ों का डेली प्लान करते हैं ना, यहाँ पे हम हमारा सबसे ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको टाइम टेबल बनाने, वीकली टाइम टेबल्स अपने लिए बनाओ। अब क्या होगा, अब आप बोलोगे कि सर हमको एक टाइम टेबल बना के दे दो ना कि कैसे कैसे काम करना है। एंड आई फील कि इट डजेंट मेक सेंस एट ऑल। मैं आपको कोई एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट टाइम टेबल का बना कर दे ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी सिचुएशन है, अपने अपने सर्कमस्टांसेस है। हर स्टूडेंट का स्कूल टाइम अलग है, कॉलेज टाइम अलग है, कोचिंग टाइम अलग है ना। तो कोई एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट आपके लिए, हर स्टूडेंट के लिए फिट हो ही नहीं सकता। और इसीलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हर स्टूडेंट अपने लिए अपना खुद का टाइम टेबल बनाए। सबको पता है कि हाँ उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनके अच्छे चैप्टर्स कौन से हैं जो उनको बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिस पे उनको ज़्यादा समय लगने वाला है, जो उनकी वीकनेस है। तो इस हिसाब से हर स्टूडेंट अपने लिए खुद डिसाइड करेगा कि उसको कौन से चैप्टर पे कितना टाइम देना है, उसको इस वीक में कौन कौन से चैप्टर्स उठाने हैं, 2 डिफ़िकल्ट 2 ईजी, इस तरीके से जो भी कुछ करना है आपको अपने लिए खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। प्रेफरेबल ये है कि आप वीकली टाइम टेबल्स बनाओ, है ना, और उसको वीकली बेसिस पे रिव्यू करो, है ना, कि मैंने जो डिसाइड किया था क्या मैं उतना कर पा रहा हूँ। अगर मैं उससे ज़्यादा कर पा रहा हूँ तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं थोड़े ज़्यादा टारगेट ले लूँ। अगर मैं उतने नहीं कवर कर पा रहा हूँ तो उनको मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं टॉपिक्स कम कर दूँ, है ना। तो इससे क्या होगा कि जब आप रिव्यू करते रहोगे आपको समझ में आएगा कि वेयर यू स्टैंड, आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो अपने टाइम टेबल के हिसाब से, सही है क्या। और साथ ही साथ एक बार टाइम टेबल बना लोगे, आपके पास में हर घंटे नेक्स्ट घंटे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मिनट मुझे क्या करना है, इसका प्लान बना रहेगा। तो आपका टाइम ना सोचने में वेस्ट नहीं होगा कि अब मैं क्या करूँ, अच्छा अब मैंने क्या पढ़ना चाहिए। इस सारी चीज़ों में आपका बिल्कुल समय जो है वो वेस्ट नहीं होगा। 5th पॉइंट, क्वेश्चन सॉल्विंग वर्सेस थियरी। अब ये बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन ना क्या होता है हम जब थियरी पढ़ने लगते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं बचता क्वेश्चन सॉल्व करने का। या सर हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना तो हमको लगता है कि हमारी थियरी जो है मिस हो रही है, हम थियरी कब पढ़ें और क्वेश्चंस कब सॉल्व करें। तो लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अब हमारे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम से सिर्फ 5 महीने हैं जब हमारा जेईई का जनवरी अटैम्प्ट आने वाला है और वही हमारा फाइनल अटैम्प्ट होने वाला है, सही है क्या। हमको जनवरी अटैम्प्ट को ही हमारा फाइनल टारगेट रखना है, तो हमारे पास सिर्फ 5 महीने बच रहे हैं। इस 5 महीने में अगर आप चाहोगे कि आप पूरे के पूरे 70 टॉपिक्स जो आपके पास है 11th और 12th मिला के उसकी थ्योरी भी कर लोगे और क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर लोगे, तो ये तो नहीं ही होने वाला है ना। लेट्स बी रियलिस्टिक, है ना। मैं बहुत ज़्यादा आपको ऐसे हाई एक्सपेक्टेशंस पे नहीं सेट करना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और ये हो जाएगा, नहीं होने वाला। लेट्स बी रियलिस्टिक, आपको हफ्ते के 3 से 4 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं। आप सबकी थ्योरी और सबके क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ योर कोचिंग्स एंड स्कूल्स और प्रैक्टिकल्स और बोर्ड्स जो कुछ बीच बीच में आएगा आप नहीं कर सकते। लेट्स बी रियलिस्टिक, है ना। तो हमको क्या करना है, हम लोगों को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड लेसर ऑफ थियरी पार्ट। थियरी हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमको रिक्वायर्ड है फॉर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन सॉल्विंग, या क्वेश्चन सॉल्विंग जहाँ पे हम अटक रहे हैं हम सिर्फ उसकी थियरी पढ़ेंगे, है ना। लेकिन हम लोग हमारा पूरा का पूरा फोकस रखेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग पे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट, आई वुड से कि अभी से वीकली मॉक टेस्ट, हर वीक एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, जहाँ पे आप 3 घंटे में बिना हिले अपनी जगह से बिना मूव किए जितने भी क्वेश्चंस आपके जेईई में आते हैं, जो आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 75 अटेम्प्ट करने होते हैं, सेम टू सेम पैटर्न में आप लेके बैठो क्वेश्चंस और 3 घंटे में सॉल्व करके देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस कि मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत 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 ज़रूरी है, इस पर मिस आउट बिल्कुल मत करना। आई कैन नॉट reiterate more or I cannot emphasize more on this
कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या होता है काफ़ी बार हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं, थ्योरी पढ़ने से हमको लगता है कि हाँ हमको टॉपिक्स आ रहे हैं, लेकिन जब हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग पे बैठते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत बार हम लोग अटक जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, हमको ना समय का अंदाज़ा नहीं रहता, हमको लगता है कि हम तो सॉल्व कर रहे हैं, हम अपने मस्ती में सॉल्व करते हैं, और हमको एंड में पता चलता है कि आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचा है। तो टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस आप लोगों को अपने एक्यूरेसी के साथ साथ अपने स्पीड पर भी काम करना, और इसीलिए आपको 3 घंटे के मॉक टेस्ट करने ही करने हैं। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दैट। और ये चीज़ को तो गांठ बांध लो कि हर हफ्ते हर संडे भले ही चाहो एक मॉक टेस्ट देना ही देना है, विच इज़ फुल लेंथ 3 घंटे का 90 क्वेश्चंस का, जिसमें से 75 आपको अटेम्प्ट करने हैं। सही है। 6th पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी सेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछते हैं सर दिन में हमने कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपको क्या लगता है? अब ये जो सवाल है ना, आई फील कि ये थोड़ा सा इमेच्योर सा सवाल है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास आप डिफ़ाइन कैसे कर रहे हो, आप बाउंड्री क्यों दे रहे हो कि मुझे इतने घंटे ही पढ़ना है? क्या 12 घंटे पढ़ने से हो जाएगा? क्या सर 8 घंटे पढ़ने से हो जाएगा? 6 घंटे? आपके पास खाने पीने नहाने के अलावा जो भी कुछ समय बचता है आपको पूरे टाइम पढ़ाई ही करनी है ना। तो आप लोग सबसे पहले तो दिमाग में जो बैरियर आपने बना रखे हैं कि हमको इतने घंटे पढ़ने हैं ना, उसको तोड़ दो। सबसे पहले तो सारी लिमिट्स को तोड़ दो। आप फिलहाल इस चीज़ पे फोकस करो ही मत कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आपका हर एक स्टडी सेशन ट्राई करो कि आप 3 घंटे का रखो मिनिमम। क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब आप जेईई का एग्ज़ाम देने बैठोगे आपको 3 घंटे लगातार बैठ के एक पेपर देना है, और इसीलिए आपको 3 घंटे में एट अ स्ट्रेच बैठ के पढ़ाई करने की या आपके दिमाग को एक्टिव रखने की आदत अभी से डालनी पड़ेगी। और इसीलिए आप जब भी पढ़ना चाहो, अब ऐसा नहीं है कि 3 घंटे आपके पास नहीं है। अगर आपको पता है कि अभी मुझे 1 घंटे बाद कोचिंग जाना है तो अब तो नहीं पढ़ सकते, सर ने बोला था 3 घंटे का सेशन रखो। मैं बोल रहा हूँ जब कभी पॉसिबल हो आप ट्राई करो कि आपके मैक्सिमम जो स्टडी सेशंस है वो 3-3 घंटे के हो एटलीस्ट, है ना। 3 घंटे से ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा है। जेईई एडवांस में तो आपको 6 घंटे 3-3 घंटे के 2 पेपर्स देने, तो आपको इवेंचुअली 6 घंटे का मार्क अचीव करना है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मिनिमम 3 घंटे की आपकी जो कैपेसिटी है और उसमें आपका कंफर्ट बन जाना चाहिए। 3 घंटे पढ़ के बैठ के पढ़ने में आपका इतना कंफर्ट हो जाना चाहिए, आप इतने ईजीली कर पाना चाहिए कि वो आप लोगों के लिए बहुत स्मूथ हो जाए, है ना। तो जब आप जेईई का एग्ज़ाम देने बैठोगे आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक थॉट चलेगा कि ये सवाल कैसे बनाना है। आप डिस्कम्फर्ट नहीं फील करोगे कि यार इतने टाइम से मैं बैठा हुआ हूँ, अब नहीं हो पा रहा मुझसे, अब मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को बचा पाओगे। सही है। 7th पॉइंट इज़ अबाउट बैकलॉग्स। अब बैकलॉग्स एक ऐसा टर्म है जो सुनते ही सबको ना डर लग जाता है, सबकी रूह कांप जाती है। सबको लगता है कि यार सर पता है ना हमारा बैकलॉग हो चुका है, सर हम 12th में आ चुके हैं, 5 महीने बचे हैं जेईई को, और अब हमको डर लग रहा है क्योंकि हमारा बहुत सारा बैकलॉग हो गया। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, बैकलॉग ये जो टर्म है ना, ये टर्म एक्चुअली बहुत रिलेटिव सा टर्म है, एंड आई डोंट थिंक इस टर्म का कुछ भी सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले समझो कि बैकलॉग है क्या। आप बैकलॉग बोल किस चीज़ को रहे हो? आप उस चीज़ को बोल रहे हो जो आपको पढ़ाया गया था कोचिंग में पहले और आपने उस टाइम नहीं पढ़ा, तो आप बोल रहे हो कि ये मेरा बैकलॉग हो गया। बैकलॉग बहुत रिलेटिव सा टर्म है। व्हाट इफ़ अगर उनने उस टाइम वो चैप्टर नहीं पढ़ाया होता तो क्या अब भी आपका वो चैप्टर नहीं प्रिपेयर रहता तो आप उसको भी बैकलॉग बोलते? क्या जो चैप्टर्स आपको अब तक नहीं पढ़ाए गए हैं 12th स्टैंडर्ड के, वो चैप्टर्स आपके बैकलॉग है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये चीज़ को समझो कि आपको एट दी एंड जेईई का जब एग्ज़ाम देना है उस टाइम पे आपको पूरा 11th पूरा 12th पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। तो ट्रीट दैट एंटायर सिलेबस एज वन सिंगल एंटिटी जिसमें सारे चैप्टर्स है 11th और 12th के सेम इंपॉर्टेंस के चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको आते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं। तो देयर इज़ नथिंग लाइक बैकलॉग, देयर इज़ आइदर यू नो और यू डोंट। जो नहीं आते उनको पढ़ना है, जो आते हैं उनको रिवाइज करते रहना है। नाउ दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोगों को जो टॉपिक्स आ जाते हैं ना, हम बोलते हैं हाँ चलो इसमें मैं मास्टर हो गया, बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और हमारे सारे आंसर्स आने भी लगते हैं, तो हमको बहुत कॉन्फिडेंस आता है, हमको सब समझ में आ जाता है और हम उस टॉपिक को छोड़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और फिर हम उस टॉपिक पे कभी वापस ही नहीं आते। और जब एग्ज़ाम के टाइम पे हमको वही सवाल मिलता है जो बहुत आसान सा है, जस्ट बिकॉज हमने उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं किया इसलिए हम उस क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी अपने स्ट्रेंथ्स को अपनी वीकनेस मत बनने देना, है ना। तो रिवीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, उनको रिवाइज करते रहो। वो इतने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होने चाहिए कि उन चैप्टर्स या उन टॉपिक्स में से कोई भी सवाल पेपर में आ जाए आपसे 100% बनने वाला है, इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इसीलिए आपको उस टॉपिक को, ऐसे सारे जो टॉपिक्स हैं उनको आपको रिविजिट करते रहना पड़ेगा।
पड़ेगा, भले ही महीने में एक बार रिवाइज़ करो, लेकिन वो टॉपिक्स को रिवाइज़ करते रहो। साथ ही साथ जो आपके वीक एरियाज़ है, जहाँ पे आप स्ट्रगल करते हो, वो चैप्टर्स को आपको बार बार पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने, सो दैट वो भी आपके स्ट्रेंथ एरियाज़ में आ जाए। तो इस तरीके से हमको जो हमारे स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स हैं ना, उनकी क्वांटिटी लगातार बढ़ाते जाना है, और साथ ही साथ उनमें से किसी को हमारे वीक एरिया में नहीं जाने देना है ना। तो हमारा एंटायर एम क्या है कि हम वीक सेक्शन में से सारे चैप्टर्स उठा के धीरे धीरे स्ट्रेंथ वाले सेक्शन में शिफ्ट करते चले जाएं और प्रैक्टिस करते रहें ढेर सारे क्वेश्चंस की। सही है। तो बैकलॉग इस टर्म से डरना बिल्कुल नहीं है, ये समझ लो कि जो चैप्टर आपने नहीं प्रिपेयर किया है, अब समय है उस चैप्टर को प्रिपेयर करने का, दैट्स ऑल। सही है। तो अपना जो आप वीकली टाइम टेबल बनाओ, उसमें उन सभी चैप्टर्स को जगह दो जो चैप्टर्स आपने नहीं किए हैं या जो आपके छूट चुके हैं प्रिपरेशन के, और वो सारे के सारे टॉपिक्स को एक के बाद एक ख़त्म करना स्टार्ट करो। सही है। और जो मेरा 8th एंड लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ अबाउट स्ट्रेस ऑफ 12th बोर्ड। अब सब लोग बोलते हैं सर आप जितना बोल रहे हैं ना, हमको बहुत करने का मन करता है, हमारी बहुत इच्छा होती है, लेकिन नहीं, 12th बोर्ड्स का बहुत स्ट्रेस है। कितना अच्छा है वो ड्रॉपर्स का, जिनका 12th हो चुका है, उनको 12th का टेंशन नहीं है, वो लोग तो सिर्फ जेई पे फोकस कर रहे होंगे। हम लोगों का 12th है, हमको बोर्ड्स पे प्रिपेयर करना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये भी ना एक बहुत बड़ा सा मिथ है, इस चीज़ को समझने का ट्राई करो। हम लोग ना हर बार पता नहीं क्यों हम बोर्ड्स को और जेई को दो अलग अलग एंटिटी कंसिडर करते हैं, और इसको आप लॉजिकली समझने का ट्राई करो तो दैट डजंट मेक सेंस, राइट। इट इज़ द सेम सिलेबस, सिर्फ आपको सेम टू सेम क्वेश्चन है, जिसमें अगर आपको बोर्ड्स में आएगा तो आपको लंबा लिखना पड़ेगा, अगर आपको जेई में आया तो आपको शॉर्टकट जो भी आप लगा सकते हो, जितना शॉर्टेस्ट वे में या शॉर्टेस्ट टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हो, उसको सॉल्व करके आपको टिक करना है। तो दोनों को सॉल्व करने का अप्रोच भले ही अलग है, लेकिन सिलेबस तो सेम है ना, चैप्टर्स भी सेम है, कॉन्सेप्ट्स भी सेम है। तो आप बोर्ड्स को और जेई को पहले तो सेपरेट एंटिटीज़ कंसिडर करना बंद करो, दे आर वन एंड द सेम थिंग। अगर आपको बोर्ड्स पढ़ना पड़ रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप जब बोर्ड्स पढ़ रहे हो तो उस बहाने आपकी थियोरी रिवाइज हो रही है ना, उस बहाने आपको थियोरी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है, और वही आपको हेल्प करेगी जेई के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। सो इसीलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप 12th बोर्ड जो है उसको लेवरेज करो फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ इन the theory part of the chapters which you have to appear for in JEE Mains 2। तो क्या होगा, जब आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका NCERT आप पढ़ते रहोगे, है ना। जब आप NCERT पढ़ते रहोगे तो NCERT पढ़ने से क्या होगा कि आपकी थियोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, और फिर वो चैप्टर्स आप डायरेक्टली जाके जेई के क्वेश्चन सॉल्व करना लगे हाथ चालू कर दो। तो अगर लेट्स से कोई आपने 12th का एक टॉपिक उठाया या एक चैप्टर उठाया, उसको आपने NCERT से पढ़ा फॉर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, जैसे ही आपने उसकी थ्योरी पढ़ ली, आप सीधा जाओ और उस चैप्टर के जेई के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, और देखो कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं ना। आप उसके क्वेश्चंस तब तक सॉल्व करो जब तक आपको सारा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता उस चैप्टर में, एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। तो इस तरीके से क्या होगा कि पैरेलली आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी हो रही है और साथ ही साथ जेई की भी प्रिपरेशन हो रही है। आपको दोनों को डिस्क्रीट नहीं कंसिडर करना है, दोनों को साथ में जोड़ के आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ बोर्ड्स को हल्के में लेना बंद करो, बिकॉज बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई में 99.7 परसेंटाइल 99.8 परसेंटाइल भी ले आओ, लेकिन अगर आप 12th बोर्ड्स में 75 फॉर सम रीज़न नहीं अटेंड कर पाए, नहीं टच कर पाए, तो आप एनीवेज किसी भी NIT IIT के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम बोर्ड्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दें जितना हम जेई को दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन है उसी को हम लेवरेज करें फॉर गेटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थियोरी फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर जेई। सही है। सो आई होप ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए वो सारे के सारे आपको समझ में आएंगे, आपको मेरा पर्सपेक्टिव समझ में आया होगा, और यहाँ से आपको रियलाइज़ भी हो गया होगा कि आपकी क्या गलतियाँ हो रही है और कहाँ कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आई ऑल्सो होप कि आपने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर लिया होगा, और अपने लिए आपको किन किन पॉइंट्स पे काम करना है वो सब भी नोट डाउन कर लिया होगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। सो लेट मी एंड दिस वीडियो बाय सेइंग कि इस धरती पे जितने लोग हैं, एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू एन्जॉयमेंट एंड एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू स्ट्रगल्स। द डिसीजन इज़ योर्स कि आपको अभी स्ट्रगल करके लाइफ टाइम एन्जॉय करना है या अभी एंजॉय करके लाइफ टाइम स्ट्रगल करना है। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प, एंड गो अहेड, पढ़ाई करते रहो, बहुत जोर शोर से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू टिल देन, बाय बाय।